हाय फ्रेंड्स, I'm सुजीत कुमार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल SJ ऑटो इन्फो में। दोस्तों, वीडियो के थंबनेल में मैंने आपको सजेस्ट किया हुआ है कि टाटा नेक्सॉन XZ प्लस AMT पेट्रोल वेरिएंट के कंपैरिजन में आपको टाटा नेक्सॉन XZ प्लस इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेलेक्ट कर लेना चाहिए। तो इस वीडियो में हम आपको यही समझाने का प्रयास करेंगे कि कैसे और क्यों हम ये चीज़ सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको जो है इलेक्ट्रिकल वेरिएंट लेना चाहिए उस गाड़ी का इन कंपैरिजन टू द पेट्रोल वेरिएंट। दोस्तों, वीडियो के थंबनेल में आपने देखा होगा कि मैंने लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक वेरिएंट जो है वो ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट चल सकता है, तो हम उस चीज़ को भी इस वीडियो में समझेंगे। दोस्तों, जब भी हम ईवी खरीदने की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले बात आती है ईवी व्हीकल की कॉस्ट के बारे में, जो कि अभी इंडियन मार्केट में ईवी व्हीकल जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट में आते हैं। अगर हम थोड़ा सा लोअर कॉस्ट की बात करें, जहां पर हमारी टीगोर आती है, और जो टाटा की टीगोर है उसकी रेंज थोड़ी सी कम है, मतलब मैक्सिमम उसकी रेंज 213 किलोमीटर की है। अगर हम उसे प्रैक्टिकल यूज में देखेंगे तो हो सकता है वो हमें 150 या 140 किलोमीटर की ही रेंज दे पाए, और इसके प्राइस भी काफ़ी हैं, और ये 10 से 10.5 लाख ऑन रोड दिल्ली पड़ जाती है। एंड इसके बाद अगर हम बात करें कि टाटा की नेक्सॉन के बारे में, तो ये वाली जो ईवी है इसकी जो कॉस्ट है ये भी थोड़ी सी मीडियम है, और इसमें रेंज हमें 312 किलोमीटर की टाटा की तरफ से क्लेम्ड करी हुई मिल जाती है। और जो प्रैक्टिकल यूजेस में देखा जाए तो ये 210, 220 से लेकर के 270-80 तक भी रेंज प्रोड्यूस कर देती है हमारे लिए। और अगर हम इससे ऊपर वाले सेगमेंट में जाते हैं जहाँ पर हमें रेंज तो थोड़ी सी ज़्यादा मिल जाती है, लेकिन उसकी कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। मतलब अगर हम बात करें हुंडई की कोना की या फिर MG की ZS EV के बारे में बात करें, तो यहाँ पर रेंज तो हमें 400 किलोमीटर्स के आसपास मिल जाती है, बट यहाँ पर जो कॉस्ट होती है वो भी 24 से 25 लाख के आसपास पहुँच जाती है। तो वो इंडिविजुअल यूजर पे डिपेंड करता है कि कौन सा यूजर किस कॉस्ट पे ख़रीदता है। लेकिन अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें तो इंडियन मार्केट में जो टाटा नेक्सॉन का एक प्राइस सेगमेंट है, जहां पर गाड़ियां जो हैं ईवी व्हीकल जो हैं वो 14-15 लाख के आसपास मिल जाता है, और जो आपका पेट्रोल या डीजल वाला वेरिएंट है वो भी आपको 12-13 लाख रुपए में मिल जाता है। और चूंकि ये जो सेगमेंट है वो SUV का सेगमेंट है, और इंडियन मार्केट में SUV बहुत ज़्यादा फेमस हैं, यहाँ पर हर एक यूज़र चाहता है कि उसके पास एक SUV हो। तो बाई चांस मैं इसी सेगमेंट के बारे में बात करूँगा। दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ टाटा नेक्सॉन XZ प्लस AMT पेट्रोल वेरिएंट के बारे में, तो ये कार जो है ये बहुत ज़्यादा फीचर लोडेड होती है, और इसका दिल्ली में ऑन रोड प्राइस जो है वो 12 लाख के आसपास आता है। वहीं पर अगर मैं इलेक्ट्रिक वेरिएंट की बात करूं तो नेक्सॉन XZ प्लस इलेक्ट्रिक वेरिएंट जो होता है वो 14.5 लाख ऑन रोड दिल्ली पड़ जाता है। दोस्तों, यहाँ पर दिल्ली में ये 14.5 लाख ऑन रोड इसलिए पड़ जाता है क्योंकि दिल्ली में क्या होता है कि RTO चार्जेस एक तो फ्री होते हैं। अगर हम RTO चार्जेस छोड़ देते हैं और गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस और इसका इंश्योरेंस काउंट करते हैं तो ये गाड़ी तकरीबन 16 लाख की ऑन रोड पड़ती है। लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट जो है इसमें 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी देती है। इस वजह से ये कार ऑन रोड दिल्ली में 14.5 लाख में टाटा नेक्सॉन XZ प्लस इलेक्ट्रिक व्हीकल हमें दिल्ली में मिल जाता है। दोस्तों, पेट्रोल वेरिएंट में हमने नेक्सॉन XZ प्लस का AMT वेरिएंट सेलेक्ट किया हुआ है, क्योंकि यही वो मिनिमम चीज़ है जो हमें पेट्रोल वेरिएंट में मिलती है। लेकिन इलेक्ट्रिकल वेरिएंट में बाय डिफ़ॉल्ट हर एक वेरिएंट जो होता है वो ऑटोमेटिक होता है, और चूंकि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल का ऑटोमेटिक है वो बहुत ही सुपर्ब लेवल का होता है, बहुत ही फाइन उसका एक्सपीरियंस होता है। तो इस तरीके से दोस्तों ऑलमोस्ट सेम फीचर्स की कार हमें 2.5 लाख रुपए के डिफरेंस में मिल जाती है, जिसमें ऑब्वियस सी बात है ईवी व्हीकल जो है 2.5 लाख रुपए ज़्यादा महंगा है। लेकिन इस 2.5 लाख रुपए के ज़्यादा महंगे होने के साथ साथ हमें जो ईवी में दो चीज़ें ज़्यादा बेटर लगी हैं वो ये है कि जो ईवी का जो ऑटोमेटिक होता है वो ज़्यादा बढ़िया होता है इन कंपैरिजन टू पेट्रोल या डीजल का। एंड दूसरी चीज़ होती है पावर फिगर। दोस्तों, पेट्रोल वेरिएंट में हमें मिलता है 1.2 लीटर का टर्बो चार्ज रेवोट्रॉन इंजन जो प्रोड्यूस करता है 118 bhp की पावर एंड 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क।
वहीं पर हमें जो ईवी वेरिएंट होता है वहाँ पर हमें 30.2 किलोवाट की बैटरी मिलती है और जो पावर जनरेट करती है 130 bhp की और 245 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है। तो इस तरीके से चाहे वो bhp कंपैरिजन हो, चाहे वो न्यूटन मीटर का टॉर्क हो, वो दोनों ही चीज़ें हमें ईवी में ज़्यादा मिलते हैं और काफ़ी ज़्यादा मार्जिन से ये ज़्यादा होता है। दोस्तों नेक्सॉन ईवी की परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी होती है। ये 0 से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड 4.6 सेकेंड में अचीव कर लेती है और 0 से 100 किलोमीटर की स्पीड सिर्फ 10 सेकेंड में अचीव कर लेती है। और इतना ही नहीं दोस्तों, टाटा मोटर्स इस पे 8 ईयर्स या 1.6 लाख किलोमीटर की वारंटी प्रोवाइड करती है। दोस्तों हो सकता है सिर्फ इतने फीचर्स के लिए आपको 2.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा देना जस्टिफाई होता हुआ ना लगे। तो दोस्तों मेरे पास एक और वजह है जहां पर ये 2.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करना बिल्कुल 100% जस्टिफाई होता हुआ आपको दिखेगा। और दोस्तों वो है गाड़ी की ड्राइविंग कॉस्ट। दोस्तों अगर मैं सबसे पहले पेट्रोल कार के ड्राइविंग कॉस्ट के बारे में बात करूं तो पेट्रोल कार में स्पेशली मैं ये सिर्फ नेक्सॉन पेट्रोल के बारे में बात ना करके अगर मैं एक इन जनरल बात करूं कि 800 सीसी का, 1000 सीसी का या 1200 सीसी का या इवन 1500 सीसी का भी अगर इंजन है तो वो शहर में कितना मैक्सिमम या कितना बढ़िया से बढ़िया माइलेज दे सकता है। तो मेरे हिसाब से जैसे मैं अभी टाटा अल्ट्रोज़ यूज़ कर रहा हूँ तो टाटा अल्ट्रोज़ का जो अब तक का सबसे बढ़िया माइलेज मैंने अचीव किया है वो MID स्क्रीन में 15.1 kmpl का और जो एक्चुअल टैंक टू टैंक माइलेज था वो 14 kmpl का था। तो मुझे लगता है कि ऑन एवरेज बाकी सभी गाड़ियों में भी 14 kmpl का सिटी में माइलेज आता होगा। और बाकी ये थोड़ा बहुत सिटी में ट्रैफिक कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। जैसे दिल्ली है तो थोड़ा सा कई बार ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है, किसी दूसरे शहर में हो सकता है कम ट्रैफिक रहे, लेकिन मैं ऑन एन एवरेज हर एक पेट्रोल गाड़ी के लिए सिटी में जो माइलेज है वो 14 kmpl का मान के चल रहा हूँ। तो जैसे अभी दिल्ली में 90 रुपीज़ पर लीटर पेट्रोल है तो 90 रुपीज़ के पेट्रोल से 14 kmpl के हिसाब से अगर गाड़ी चलेगी तो हमारी गाड़ी जो है वो 6.5 रुपीज़ पर किलोमीटर की कॉस्ट करेगी। ऐसे ही अगर मैं हाईवे में भी माइलेज टेस्ट के बारे में बात करूं तो हाईवे में मैंने अपनी गाड़ी जो अल्ट्रोज़ है 1.2 लीटर इंजन है उसका जो मैक्सिमम माइलेज MID स्क्रीन में देखा था वो 24 kmpl का था और टैंक टू टैंक जो था वो 21.8 kmpl का था। तो ये जो अच्छा सा माइलेज मुझे मिला था वो एक्सप्रेस वे में मिला था, यमुना एक्सप्रेस वे एंड आगरा एक्सप्रेस वे में मिला हुआ था। तो वहाँ पर अगर हम 90 रुपीज़ डिवाइड बाई 21.8 kmpl का जो मुझे माइलेज मिला हुआ था उसके हिसाब से पर किलोमीटर की कॉस्ट मुझे 4.13 रुपीज़ पर किलोमीटर की कॉस्ट पड़ी थी। लेकिन अगर मैं दोस्तों यहाँ पे बात करूँ कि हमें माइलेज तो अच्छा मिल गया एक्सप्रेस वे में, लेकिन हमें एक्सप्रेस वे में चलने का भी कॉस्ट देना पड़ता है। तो जो हमारा एक्सप्रेस वे है यमुना एक्सप्रेस वे तकरीबन वो 165 किलोमीटर का है। हालांकि मुझे लग रहा था कि शायद 200 किलोमीटर होगा, बट ये सिर्फ 165 किलोमीटर का है। और इस एक्सप्रेस वे में चलने के लिए मैंने 415 रुपये का टोल भी दिया हुआ था। तो अगर मैं 415 को 165 से डिवाइड कर दूं तो ये तकरीबन 2.5 रुपये के आसपास आता है। तो अगर मैं टोल के पैसे और एक्सप्रेस वे में हमें हमारा जो गाड़ी है वो कितने रुपीज़ पर किलोमीटर में चल रही है तो वो चल रही थी 4.13 रुपीज़ पर किलोमीटर और एक्सप्रेस वे में चलने का जो हमें टोल दिया है वो 2.5 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से दिया हुआ है। तो दोनों का कॉस्ट जो है वो 6 रुपीज़ 60 पैसे आता है या 6.6 रुपीज़ आता है, जिसे हम कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 6.5 रुपीज़ मान सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हमने पेट्रोल कार चलाई, चाहे हमने सिटी में चलाई चाहे हमने हाईवे में चलाई, हाईवे में टोल की वजह से और सिटी में ट्रैफिक की वजह से हमारी जो पेट्रोल कार है वो जो हमें बेस्ट पॉसिबल माइलेज दे सकती है उस पर कम से कम 6.5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से आज की डेट में चलती है। दोस्तों अब बात करते हैं नेक्सॉन ईवी के बारे में। नेक्सॉन ईवी की जो कंपनी द्वारा क्लेम्ड रेंज होती है वो 312 किलोमीटर की होती है, लेकिन जो प्रैक्टिकल यूजेस में अगर देखें या यूजर एक्सपीरियंस के हिसाब से अभी तक जो अच्छा माइलेज बताया गया है वो ये बताया गया है कि सिटी में 180, 190, 200 या 210 का माइलेज मिल जाता है।
और वहीं पे हाईवे में अगर हम इसका माइलेज देखें तो 220, 230 है, 250 या कुछ लोग 260-70 तक का भी माइलेज ले आते हैं। तो अगर मैं इसका एक ऑन एवरेज माइलेज या ऑन एवरेज रेंज लेके चलूँ नेक्सॉन ईवी की, तो वो 210 किलोमीटर की लेके चलता हूँ। अब दोस्तों नेक्सॉन ईवी में 30.2 किलोवाट की बैटरी आती है, जिसको चार्ज करने के लिए हमें 30 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देने पड़ते हैं। 30 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर मैं ऑन एवरेज में मान लूँ कि किसी भी शहर में जो 1 यूनिट लाइट है वो 4 रुपये या 5 रुपये, 6 रुपये, 7 रुपये, 8 या 9 रुपये भी कहीं कहीं पड़ती होगी। तो मैं ऑन एवरेज मान लेता हूँ कि अगर 7 रुपीज़ पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी पड़ती है तो 30 यूनिट अगर हम यूज़ करते हैं तो हमें तकरीबन 210 रुपये में हमारी जो नेक्सॉन ईवी है एक बार फुल चार्ज हो जाएगी। तो अगर हमारी नेक्सॉन ईवी एक बार फुल चार्ज करने में हमें 210 किलोमीटर की रेंज दे देती है तो हमारी जो नेक्सॉन ईवी है वो 1 रुपये पर किलोमीटर की कॉस्ट से रन करेगी। दोस्तों अब मान लेते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर यूजर है जिसने कार खरीदी है और वो सालाना मिनिमम 10,000 किलोमीटर की गाड़ी ड्राइव करेगा। अब मेरा मानना है कि जो भी बंदा गाड़ी खरीदता है उसे कम से कम सालाना 10,000 किलोमीटर तो ड्राइव करना ही चाहिए, जो कि पर मंथ अगर कैलकुलेट करेंगे तो 800 किलोमीटर के आसपास आएगा। अगर वो इससे भी कम गाड़ी चलाता है तो शायद उसे एक बार सोचना चाहिए कि उसे गाड़ी खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। तो अगर हम एक मिनिमम डिस्टेंस मान के चलें कि कोई बंदा एक साल में 10,000 किलोमीटर के आसपास गाड़ी चलाता है तो 5 साल में वो 50,000 किलोमीटर गाड़ी चलाएगा। 50,000 किलोमीटर की गाड़ी अगर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल में चलाएगा तो उसे सिर्फ 50,000 रुपये ही खर्च करने पड़ेंगे, चूँकि इलेक्ट्रिक व्हीकल 1 रुपीज़ पर किलोमीटर चलता है, वहीं पर जो पेट्रोल व्हीकल होता है वो 6.5 रुपीज़ पर किलोमीटर चलता है। और 6.5 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से अगर उसे 50,000 किलोमीटर गाड़ी चलानी पड़ी तो उसको कॉस्ट आएगी 3,25,000। दोस्तों इस कैलकुलेशन के बाद हम देखेंगे कि पेट्रोल व्हीकल वाला बंदा जिसने अपनी गाड़ी 12 लाख रुपए ऑन रोड प्राइस पे खरीदी थी, अब 50,000 किलोमीटर चलाने के बाद 3,25,000 रुपये और खर्च करेगा। तो उसे अब गाड़ी ऑन करना और 50,000 किलोमीटर चलाने के लिए जो टोटल कॉस्ट खर्च करनी पड़ेगी वो 15,25,000 खर्च करनी पड़ेगी। वहीं जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल वाला बंदा है जिसने 14.5 लाख रुपए गाड़ी खरीदते वक्त खर्च करे हुए थे, अब उसे 50,000 किलोमीटर गाड़ी चलाने के लिए जो है सिर्फ 50,000 रुपये ही खर्च करने पड़े, तो उसकी जो टोटल कॉस्ट होगी वो भी 15 लाख के आसपास ही होगी। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो पेट्रोल व्हीकल वाला जो बंदा है वो जो है 25,000 रुपये यहाँ पे ज़्यादा खर्च करता है। इस तरीके से दोस्तों जो नेक्सॉन ईवी खरीदते वक्त आपने जो एक्स्ट्रा पैसा दिया हुआ था वो आने वाले 5 साल में वसूल हो जाता है, वो भी तब जब आप एक मिनिमम डिस्टेंस ड्राइव करने को लेके चलते हैं। अगर आप इससे थोड़ा सा ज़्यादा चलाते हैं या 15,000 किलोमीटर पर ईयर चलाते हैं या 20,000 किलोमीटर पर ईयर चलाते हैं तो ये आपके पैसे जल्दी और जल्दी वसूल हो जाएंगे। मतलब सपोज़ कि कोई 20,000 किलोमीटर पर ईयर चलाता है तो वो सिर्फ 2.5 साल में वो पैसे वसूल कर लेगा जो उसने ईवी खरीदते वक्त ज़्यादा पे करे हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ईवी व्हीकल लेते वक्त आपने जो एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करी थी, जब वो 5 साल बाद पैसे वसूल हो जाते हैं तो इसके बाद जो आपकी ड्राइविंग कॉस्ट होती है वो पेट्रोल व्हीकल के कंपैरिजन में बहुत कम हो जाती है। दोस्तों नेक्सॉन का ईवी लेते वक्त आपको कम से कम एक्जेट प्लस वेरिएंट ही लेना चाहिए। एक वेरिएंट इसके नीचे आता है एक्सियम और एक वेरिएंट इससे ऊपर आता है, तो या तो आप एक्जेट प्लस वेरिएंट लें या इससे ऊपर वाला वेरिएंट लें, लेकिन इससे नीचे वाला वेरिएंट ना लें क्योंकि इसमें फिर आफ्टर मार्केट जो एसेसरीज़ का काम होता है उसका स्कोप नहीं होता है। दोस्तों अगर आपने जाके आफ्टर मार्केट में कुछ भी कराया, चूँकि ये पूरी गाड़ी जो है वो इलेक्ट्रिक पे बेस है और अगर कहीं से भी कुछ भी वायर में छेड़छाड़ होती है और आपकी वारंटी जो होती है वाइड हो जाती है तो आप बहुत ज़्यादा लॉस में रहेंगे। इसलिए मैंने भी एग्जांपल के तौर पे भी इसका एक्जेट प्लस वेरिएंट ही लिया हुआ है और आपको भी यही कहूँगा कि आपको भी एक्जेट प्लस वेरिएंट ही कंसीडर करना चाहिए। दोस्तों इंडियन मार्केट में ये एसयूवीज़ बहुत ज़्यादा फेमस हैं, खास करके कॉम्पैक्ट एसयूवीज़, क्योंकि लोगों को थोड़ा सा हाई इंस्टेंस चाहिए होता है और बढ़िया बेहतर बिल्ड क्वालिटी और थोड़ी सी भारी गाड़ी चाहिए होती है। तो ये वाला सेगमेंट काफ़ी पॉपुलर है जिसमें नेक्सॉन का एक्जेट प्लस AMT आता है जो तकरीबन 12 लाख ऑन रोड डेली आ जाता है।
तो ऐसे ही अगर कोई दूसरी गाड़ी है, जैसे मारुति की विटारा ब्रेजा है या हुंडई की वेन्यू है या फोर्ड की इको स्पोर्ट है, ये जो भी लोग इन सभी गाड़ियों को कंसीडर करते हैं और ख़ास करके एक ऐसा वेरिएंट अगर कंसीडर कर रहे हैं जो तकरीबन 12 लाख की रेंज में है, 12 लाख में 50,000 ऊपर 50,000 नीचे, अगर ऐसा कोई वेरिएंट एडॉप्ट करते हैं, और जो मैंने अभी यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखाई है कि उनकी पर ईयर कितनी ड्राइविंग डिस्टेंस है, अगर ड्राइविंग डिस्टेंस भी थोड़ा सा आगे पीछे है तो इवन 10 लाख तक का भी जिसका बजट है वो लोग भी नेक्सॉन एक्जेट प्लस ईवी कंसीडर कर सकते हैं। ड्राइविंग जितना भी ड्राइविंग डिस्टेंस है उसके हिसाब से, चूँकि उनका जो कॉस्ट निकल के आएगा, मतलब 4 साल बाद 5 साल बाद गाड़ी आउन करने का जो कॉस्ट निकल के आएगा वो उनका जो है बैलेंस हो जाएगा। तो उन सभी लोगों को जो मारुति की विटारा ब्रेजा, हुंडई की वेन्यू, इको स्पोर्ट्स या नेक्सॉन ये सब पेट्रोल वेरिएंट में देख रहे हैं, उनको एक बार इलेक्ट्रिक वेरिएंट जो नेक्सॉन का है ये ज़रूर कंसीडर करना चाहिए। दोस्तों, कई लोग अभी भी ये सोचते हैं कि इलेक्ट्रिक कार में बैटरी जो होती है एक बहुत बड़ा कॉस्ट होता है बैटरी का, और अगर बैटरी में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो हम क्या करेंगे। बट आपको बता दें कि नेक्सॉन ईवी में जो आपको 8 इयर्स की या 1.6 लाख किलोमीटर्स की जो वारंटी दी गई है, ये बहुत बड़ा स्टैंडर्ड है। और अभी तो आपको लग रहा होगा कि हाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल थोड़े से कम हैं, इसलिए जो बैटरी की कॉस्ट है वो अभी काफ़ी ज़्यादा है। बट आने वाले समय में चूँकि आपको 8 साल की वारंटी दे रखी है, तो किसी चीज़ की वारंटी उतने ईयर्स की दी जाती है जहाँ तक कंपनी बिल्कुल श्योर होती है कि यहाँ तक तो चलेगी ही चलेगी। इसके बाद भी आपको गाड़ी की वो बैटरी जो है 1-2 साल तो और चलेगी ही चलेगी। तो 8 से 10 साल तो नेक्सॉन ईवी की बैटरी चलने ही वाली है। प्लस 8 से 10 साल बाद इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल मेरे हिसाब से बूम आएगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल का बूम आएगा, और वहाँ पर बैटरी की कॉस्ट जो होती है बहुत कम हो जाएगी। तो जब आज की डेट में अगर आप ईवी लेते हैं और आप 5 से 10 साल बाद अगर आप जब आपको बैटरी चेंज करानी होगी तो आपके लिए वो बैटरी की कॉस्ट काफ़ी कम रहेगी। तो दोस्तों, ये तो बात रही 14 से 15 लाख के प्राइस सेगमेंट में, हमने नेक्सॉन के बारे में बात कर ली। फिर एक प्राइस सेगमेंट आता है टिगोर का, जो कि 10 लाख के आसपास होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि ये जो टिगोर है जितना रेंज देती है उसी रेंज में आने वाले साल में या इस साल के एंड में कुछ गाड़ियाँ लॉन्च होंगी, जैसे वैगन आर इलेक्ट्रिक है, या महिंद्रा की EKUV 100 है, या फिर रेनो की क्विड है। तो ये जो गाड़ियां होंगी इससे नीचे प्राइस सेगमेंट में आएंगी, तकरीबन 8 लाख के प्राइस में आएंगी या 8 से 8.5 लाख के प्राइस में आएंगी, और प्लस इनकी रेंज भी टिगोर वाली रेंज रहेगी। तो ऑल्दो मुझे थोड़ा सा टिगोर कम पसंद है, बट अगर टिगोर से कम प्राइस में और इसी रेंज की गाड़ियां आ जाती हैं तो वो फिर एक कंसिडरेबल पॉइंट बन जाएगा उन सभी बायर्स के लिए या उन सभी कार बायर्स के लिए जो 6 से 7 लाख में कोई गाड़ी खरीदने जा रहे हैं। और अगर वो कंपेयर करके देखें कि इसी तरीके का वो भी एक कंपैरिजन करें कि क्या उनके लिए इलेक्ट्रिक कार जो होता है वो एक ऑप्शन बन सकता है। दोस्तों, टाटा की टिगोर ईवी और टाटा की नेक्सॉन ईवी के बीच में एक गाड़ी और लॉन्च होगी जो कि अल्ट्रोज का ईवी फॉर्म होगा। और अल्ट्रोज की ईवी में क्या करेंगे कि नेक्सॉन की ईवी में जो भी बैटरी दी है और उसकी जो रेंज है और उसका जो टॉर्क एंड पावर फिगर हैं वो सारे सेम रहेंगे। बस दोनों में फ़र्क बस यही रहेगा कि एक प्रीमियम हैचबैक रहेगी और दूसरी जो है एसयूवी रहेगी। और इसका जो प्राइस सेगमेंट है वो एक्सपेक्टेड प्राइस जो है वो 11 से 13 मतलब 11 to 13 लाख के बीच में हो सकता है। दोस्तों, नेक्सॉन ईवी के पैरेलल में एक गाड़ी और लॉन्च होगी, वो होगी महिंद्रा की EXUV 300। और मेरे हिसाब से इसके जो प्राइसेस होंगे वो नेक्सॉन के प्राइसेस के थोड़े से पैरेलल होने चाहिए। हो सकता है थोड़ी सी ज़्यादा प्राइस में आए, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़े से प्राइस इसके पैरेलल होने चाहिए। और ये दोनों ही कंपनियां, चाहे टाटा हो चाहे महिंद्रा हो, ये जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां मार्केट में ला रही हैं ये उनकी पहले से ही डिज़ाइन स्ट्रक्चर बनी होती है इन गाड़ियों की। जैसे नेक्सॉन है तो नेक्सॉन का पेट्रोल वेरिएंट पहले से ही आ रहा था, ऐसे ही महिंद्रा का XUV 300 पेट्रोल वेरिएंट पहले से आ रहा है। तो बस इसमें बस इलेक्ट्रिक मशीनरी का जो सेटअप करना होता है, इसकी वजह से टाटा और महिंद्रा की गाड़ियाँ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव रहने वाली हैं।
दोस्तों मुझे लगता है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो ज़्यादा प्रैक्टिकल है और ज़्यादा इकोनॉमिक है। उसका जो ड्राइविंग कॉस्ट है वो ₹1 पर किलोमीटर हो जाता है, इसलिए ये ज़्यादा इफ़िशियंट रहता है। दूसरी चीज़, जब हम सोचते हैं कि अगर कॉस्ट कम करनी है, ड्राइविंग कॉस्ट कम करनी है, तो लोग सीएनजी की तरफ भागते हैं। लेकिन सीएनजी की कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। वो उसमें क्या है कि वो सबसे पहले तो आपका बूट स्पेस खा जाती है। सीएनजी वाला जो सिलेंडर होता है वो बूट स्पेस खा जाता है। दूसरी चीज़, आपको सीएनजी फिलअप कराने के लिए सीएनजी पंप में लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ती हैं और उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। जबकि जो इलेक्ट्रिक कार है उसका एक अल्टरनेट है कि आप अपने घर में आप उसको चार्ज कर सकते हैं। तो ये मुझे लगता है सबसे प्रैक्टिकल रीज़न रहेगा इलेक्ट्रिक कार के सक्सेस का, और लोग इसे पसंद करने वाले हैं आने वाले समय में। दोस्तों जब भी हम इलेक्ट्रिक कार यूज़ करने की बात करते हैं तो हमारा मेन मोटिव यही होता है कि हमारी गाड़ी से इन्वायरमेंट में कोई प्रदूषण ना फैले। और ये तभी होता है जब हम इलेक्ट्रिक पावर का इस्तेमाल करते हैं अपनी गाड़ी की मोबिलिटी के लिए, और हम पेट्रोल या डीजल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों एक फ़र्क है यहाँ पर कि अगर हम जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है, अगर हम सिर्फ उसी का इस्तेमाल करते हैं अपनी गाड़ी की मोबिलिटी के लिए, तो हम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रदूषण का पार्ट बनते हैं। क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है हमारे हाइड्रो पावर प्लांट्स में, वहाँ पर जो है कहीं ना कहीं कोयले का इस्तेमाल होता है, और उसकी वजह से हम भी जो है जहाँ हम सोच रहे होते हैं कि हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल यूज़ कर रहे हैं और उस जगह पे हम जो है प्योर ग्रीन एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रदूषण के पार्ट होते हैं। हालांकि हम अपने सिटी में नहीं होते हैं, लेकिन जहाँ से भी हमें इलेक्ट्रिसिटी बन के आ रही होती है वहाँ पर हम उसके पार्ट होते हैं। तो दोस्तों इसका एक सबसे बेस्ट सोल्यूशन निकल के आता है, वो ये है कि आपको, अगर आप किसी ऐसे फ्लैट में रहते हैं जहाँ पे आपको रूफ राइट है, या फिर आपका अपना खुद का निजी मकान है जहाँ पे आपकी अपनी छत है, तो आप अपनी छत पर एक ऑन ग्रिड सोलर पैनल सिस्टम इंस्टॉल करा सकते हैं। दोस्तों ये जो ऑन ग्रिड सोलर पैनल सिस्टम होता है वो आपको एक कंप्लीट ग्रीन एनर्जी सोल्यूशन देता है, जिसमें आप कि बिल्कुल जीरो लेवल का आप प्रदूषण कर रहे होते हैं, आप कोई भी प्रदूषण नहीं कर रहे होते हैं। इनफैक्ट आप जो है अपने कंट्री को भी सपोर्ट कर रहे होते हैं, जिसमें आप ग्रीन एनर्जी खुद जनरेट करते हैं और आप उसे खुद इस्तेमाल करते हैं। और ये एनर्जी जो आप जनरेट करते हैं वो ना सिर्फ आप अपनी कार को चार्ज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, बल्कि अपने घर में भी इलेक्ट्रिसिटी के तौर पर सप्लाई के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम एक बहुत ही सिंपल सा सिस्टम होता है, जिसमें आपके घर की छत में जो है सोलर पैनल इंस्टॉल करे जाते हैं, और यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसे, चूंकि ये ऑन ग्रिड होता है, यहाँ पर आप खुद स्टोर नहीं करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, तो आप जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं उस इलेक्ट्रिसिटी को आप पावर कॉर्पोरेशन, जो आपके एरिया का पावर कॉर्पोरेशन होता है, आप उसको सप्लाई कर देते हैं। और फिर आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है वो इलेक्ट्रिसिटी आप जो है पावर कॉर्पोरेशन से आप अपने घर में इस्तेमाल कर लेते हैं। ये बस इतना ही सिंपल सा सिस्टम होता है। दोस्तों आपकी छत पे जो सोलर पैनल इंस्टॉल करे जाते हैं वो आपके घर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है और कितना घर का लोड है उसके हिसाब से इंस्टॉल किया जाता है। इसके लिए आप अपने एरिया के किसी भी एजेंट से कांटेक्ट कर सकते हैं, और वो एजेंट आपके घर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको किलोवाट, कितने किलोवाट का आपको सोलर पैनल इंस्टॉल करानी चाहिए अपने घर में, वो सजेस्ट कर देगा। नॉर्मली 1 किलोवाट सोलर पैनल को इंस्टॉल कराने की जो कॉस्ट होती है वो तकरीबन 50,000 के आसपास होती है। और अगर ऑन एवरेज आपने अगर 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवा रखा हुआ है तो आपको तकरीबन ये 2,50,000 का मिल जाता है। दोस्तों नॉर्मली माना जाता है, या फिर ये लोगों का एक्सपीरियंस है, कि जिनके घरों में अगर 5 किलोवाट का सोलर ऑन ग्रिड सोलर पैनल सिस्टम इंस्टॉल किया गया है, तो वहाँ पर वो ऑन एवरेज अगर कोई नॉर्मल धूप भी है, मतलब धूप और छाया मिक्स है और बहुत ज़्यादा तेज़ धूप नहीं है, तब भी वो जाकर के 15 यूनिट आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देता है। और अगर हम ये मान के चलें कि ये जो है मतलब जिस तरीके की धूप इस समय हो रही है, अप्रैल मंथ चल रहा है, जिस तरीके से धूप अभी होती है, या नॉर्थ रीजन में नॉर्मली फरवरी से ही धूप अच्छी खासी शुरू हो जाती है, तो अगर अच्छी खासी धूप रहेगी तो ये जो है कम से कम 25 से 30 यूनिट की इलेक्ट्रिसिटी पूरा एक दिन में आपको जनरेट करके दे देगा। तो मेरे हिसाब से ये किसी भी घर की जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो इस ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम से पूरी हो जाती है। प्लस आपकी जो कार है वो भी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट चार्ज होती रहेगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग किसी पेट्रोल या डीजल कार के कंपैरिजन में आप एक इलेक्ट्रिक कार खरीद करके आप जो है उसके जो मेंटेनेंस कॉस्ट है उसको भी बीट कर सकते हैं, प्लस उसको यूज करने की जो कॉस्ट आती है, उसको जो चलाने की जो कॉस्ट आती है, जो आप पेट्रोल और डीजल में खर्च करते हैं, कि कंपैरिजन में आप इलेक्ट्रिसिटी में उससे काफ़ी सस्ते रेट में आप चला सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जिन लोगों का भी पर्टिकुलर कोई एक बजट है और उस बजट के आसपास उन्हें ज़रूर एक बार इलेक्ट्रिक कार को सर्च करना चाहिए, और अगर वो उन्हें सूटेबल लगती है तो एक बार इलेक्ट्रिक कार के बारे में सोचना चाहिए।
तो दोस्तों वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि ये जो एक नया इनोवेटिव थॉट प्रोसेस है कि आप पेट्रोल और डीजल व्हीकल के कंपैरिजन में आप इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को कंसीडर करें, इस चीज़ को समझें, और अगर उन्हें अच्छा लगे तो वो फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों व्हीकल एक बार ही खरीदा जाता है और उसे मिनिमम 2, 4, 5 साल तो चलाना ही पड़ता है। तो ऐसा ना हो कि बाद में आपको लगे कि आपने जो है काफ़ी महंगा व्हीकल खरीद रखा हुआ है या आपको ड्राइव करने में उसे काफ़ी महंगा पड़ रहा है, जो कि इस समय आप किसी भी से भी पूछ लीजिए, इस समय जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के रेट हैं सभी को लगता है कि यार बहुत महंगा, मतलब कार चलाना इस समय बहुत महंगा हो रखा है। तो क्यों ना मतलब जो भी कोई नया बंदा अपनी नई गाड़ी खरीदने जा रहा है, तो अगर वो सोच सकता है या उसके बजट में है तो वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जा सकता है। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है या आप कुछ अभी भी इस वीडियो के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो उसे कमेंट में जरूर हमें बताएं। दोस्तों अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करें। मिलते हैं आपने फिर किसी नया वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।